Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर अपना सीटेट का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं एंड प्रीवियस टू वीडियो में मैंने सीडीपी के 2 चैप्टर्स जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसको कवर अप कर रहे हैं और आज हम 3rd चैप्टर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को कवर करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन. Heredity. All the qualities that child has inherited from his parents is called heredity. सभी क्वालिटीज़ जो चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से मिले, इनहेरिटेड में मिले हैं उसको, वो सब चीज़ें हेरिडिटी है. द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ दैट द चाइल्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स. सारी फिजिकल क्वालिटीज़ यानी बच्चे की हाइट कितनी होगी, बच्चे का वेट कैसे होगा, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आइज़ कैसी होगी, वॉइस कैसी होगी, इंटेलेक्चुअली बच्चा कैसा होगा, ये सारी क्वालिटीज़ जो भी उसको अपने पेरेंट्स से मिला है इनहेरिटेंस, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है. फिर द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कोज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम, और फर्टिलाइज्ड एग को ही हम क्या कहते हैं, जायगोट. नेक्स्ट इज जायगोट कंटेन 46 क्रोमोसोम्स. जायगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. आप सबको पता है कि जो 23 क्रोमोसोम्स जो है फीमेल्स एंड 23 मेल से हमें मिलते हैं, मदर एंड फादर से मिलते हैं. टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ईच क्रोमोसोम कंटेन 40 to 60 जीन्स. हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर 40 to 60 जीन्स होते हैं और वही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड्स. यानी कि एक इंसान, एक बंदा कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी, फिजिकली वो कैसा होगा, मेंटली वो कैसा होगा, फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल वो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, ये सब जीन्स पर डिपेंड करता है. अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग इन विच अ चाइल्ड और इंडिविजुअल इज ब्रॉट अप इंक्लूडिंग ऑल सपोर्ट. यानी कि वो सराउंडिंग जिसमें बच्चा बड़ा हुआ है और उसको जो भी सपोर्ट मिला है अपने सराउंडिंग से, वो सब उसका एनवायरनमेंट है. दैट द चाइल्ड गेट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, वही बाहर की दुनिया से उसको जो भी सराउंडिंग उसको मिला है, अच्छा है बुरा है, उसके फ्रेंड्स है, पीयर्स ग्रुप है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स भी बच्चे के जो है इनहेरिटेड, बच्चों को पेरेंट्स से जो क्वालिटीज़ मिल गई, उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसके भाई बहन कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो सब चीज़ें बच्चे का एनवायरनमेंट कहलाता है. द टर्म एनवायरनमेंट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. जो टर्म एनवायरनमेंट है उसमें सब फोर्सेस, सब एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसके अंदर जुड़े हुए हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस लाइन की जैसे कि नेचर, बिहेवियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चे की नेचर, बच्चे का नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी. मैच्योरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बच्चा जो है ओवरऑल जो है उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, उसका जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरीके से होगी. लाइक बेटा मान लो एक बच्चा जो है, एक बच्चे के पेरेंट्स जो है फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बच्चा भी जो है उसको इनहेरिटेंट वही जीन्स मिले हैं, तो बच्चा भी जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए. अगर उसको अच्छी डाइट दी जाए, अच्छी वो एक्सरसाइज करता है, फास्ट फूड से दूर रहता है, बट जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें वो फास्ट फूड खाता है, ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है, तो बेटा वो अच्छी जीन्स पाने के बावजूद भी जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे उसके पेरेंट्स थे. ठीक है. और मान लेते हैं कि बच्चा इंटेलेक्चुअली काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चे को वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाए जहाँ पे बच्चा का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ग्रो कर पाए, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाए, बच्चों को जो है मोटिवेट ना किया जाए, उसको अच्छी स्टडीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाए, उसको पढ़ाया लिखाया ना जाए, तो बच्चे को जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो जो है डेवलप ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो इन्वायरमेंट ऑल सराउंडिंग यानी उसके सराउंडिंग में जो भी कुछ है वो सब बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेस. इन्वायरमेंट में बहुत से टाइप के फोर्सेस होते हैं, लाइक फिजिकल फोर्स, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इमोशनल फोर्सेस. ये सभी चीज़ें हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है. इन्वायरमेंट के अंदर सब चीज़ें आ जाती है. ठीक है. फिजिकल फोर्स, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्सेस.
नेक्स्ट इज, अब बेटा बात कर लेते हैं आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल ट्विंस को नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवम, यानी कि वन ओवम से, एक ही एग से और एक ही स्पर्म से, बट वो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो सेक्स होगा बच्चे का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों बच्चे जो है एक ही सेम ही सेक्स के होंगे, या तो दोनों फीमेल होंगे या फिर दोनों मेल होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में क्या है, ये एक ही एग और एक ही स्पर्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उस टाइम पर, तब बच्चा जो है आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। बल्कि जबकि जो फ्रेंटिकल ट्विंस होते हैं मोस्टली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं सेम टाइम के, यानी कि उसमें 2 एग्स एंड 2 स्पर्म होते हैं, पर सेम टाइम पर होते हैं। इस वजह से वो या तो 2 ब्रदर्स हो सकते हैं, या फिर 2 सिस्टर्स हो सकते हैं, या फिर एक ब्रदर एंड एक सिस्टर होता है। वो टोटली नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि फ्रेंटिकल ट्विंस अराइज फ्रॉम जनरेशन ऑफ 2 सेपरेट ओवम। 2 सेपरेट ओवम होते हैं। ठीक है, 2 सेपरेट एग्स होते हैं, 2 सेपरेट जो है फर्टिलाइजेशन होता है एग का एंड स्पर्म का, तब जो है फ्रेंटिकल ट्विंस बनते हैं। इसमें कुछ ये नहीं होता कि दोनों सिस्टर्स ही होंगे फिर दोनों ब्रदर्स ही होंगे, वो पूरा नेचर पे डिपेंड करता है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम सेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नेचर एंड नर्चर। बेटा जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी है ना, उसको ही नेचर एंड नर्चर बोल जाता है। पर आजकल सीटेट में क्या हो रहा है, नर्चर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की प्लेस पर कई बार नेचर एंड नर्चर का यूज़ कर जाता है। तो इस बात से आप लगा सकते हो, नेचर यानी कि जो नेचुरली हमें मिला है वो क्या है, हेरिडिटी। ओके, और नर्चर जो नर्चर करता है, जो हमें जो है आगे बढ़ाता है, नरिशमेंट देता है, वो हमें नरिशमेंट क्या देता है, वो देता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर क्या करता है, इन्वायरमेंट करता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी बच्चे के विकास पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट इज हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसलेटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी। एज हम कहते हैं कि जो हेरिडिटी क्या है, बच्चे को टोटली जो बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुआ है, सब चीज़ें जो बच्चे को बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुए हैं वो सब बच्चे का, जैसे बॉडी का डेवलपमेंट, आइज़ कैसी होंगी, हेयर कैसे होंगे, बच्चे की हाइट कितनी होगी, वेट कैसा होगा, वॉइस कैसी होगी, ये इंटेलेक्चुअली बच्चा कैसे होगा, ये सब चीज़ें हेरिडिटी जो है डिपेंड करता है। फिर क्या है, इन्वायरमेंट इज टोटलिटी ऑफ कंडीशन दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर और एक्ट टू ब्रिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी वो सब कंडीशन, वो सब चीज़ें जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है, बच्चे की हेरिडिटी के थ्रू बच्चे को जो क्वालिटीज़ मिली हैं उनको जो है नरिशमेंट देती है, जिसके थ्रू बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, बच्चे की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, वो सब इन्वायरमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। दोनों ही डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट की डिटरमिनेंट है। दोनों ही डेवलपमेंट की जो सिद्धांत है दोनों की ही ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बताया, अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी उसके IQ बहुत ज़्यादा है, पर उसको ऐसे इन्वायरमेंट ही ना मिले जहाँ पे वो चीज़ों को सीख पाए, लर्न कर पाए, बच्चा लर्न ही नहीं करेगा तो उस बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो उसकी ऐसी कैसी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, फिर हेरिडिटी गिव्स अस द बॉडी स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्शन एंड फीचर एक्सेट्रा एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देम। लाइक आई सेड, जो हेरिडिटी है हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारे जो फीचर्स होते हैं बॉडी के, वो सब चीज़ें हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। पर इन्वायरमेंट ही उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हम क्या हैं, हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही हम बने हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हेरिडिटी इन्वायरमेंट 50-50 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है बिल्कुल। या फिर हेरिडिटी जो है 90% है और इन्वायरमेंट जो है 10% है, तो ये भी क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होता।
हमें नहीं पता कौन से फैक्टर में हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है, कौन से फैक्टर में इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है। इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी टाइम के साथ साथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मिलकर टाइम के साथ साथ हमारे अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलकर विद इन टाइम डेवलपमेंट करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में। सो बेटा अब हम कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को चेक ही नहीं करते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, तो बेटा पेपर में आप क्या ही करोगे इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते हो। तो इट इज़ मस्ट, चाहे आपने पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया हो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत मस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और आप चाहते हो कि मैं रेगुलर ऐसी वीडियोस डालती रहूं जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होती रहे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और मैं रेगुलर बेसिस पर ऐसी वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट इज़ इट डज नॉट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो नहीं करता, तो ये तो गलत है। हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सही है। फिर ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है पर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इक्वल होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, गलत। डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो राइट आंसर इज सेकंड, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट इज a child who is high and low in a characteristic such as anxiety or sociability will remain so at the later age. This statement stress on the importance of, एक बच्चा जो हाई एंड लो है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है फिर लो है इन कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे कि एंजाइटी उसको बहुत ज़्यादा होती है, फिर सोशेबिलिटी जो है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा हाई है, वो जो कि रिमेन्स जो कि सेम रहती है किसमें, बाद में भी। तो ये किसके इंपॉर्टेंस पे जो है स्ट्रेस डालता है, किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, हेरिडिटी को, इन्वायरमेंट को, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को, या फिर मैचुरेशन को। तो बेटा ये हेरिडिटी को देता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों को लेकर, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। कुछ लोग जो है सोशली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर चीज़ को लेकर, ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी का जो है ज़्यादा असर रहता है इस चीज़ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें एंजाइटी की बात भी कही गई है, नॉट सिर्फ ओनली सोशबिलिटी की नहीं की गई है कि बच्चे के अंदर सिर्फ सोशल एबिलिटी है उसकी बात नहीं करी गई है, एंजाइटी की बात भी करी गई है। कई बार हम देखते हैं ना किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो बच्चा भी कई बार वैसे ही होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला होता है, एंजाइटी उसको बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज genes and chromosomes transfer dash aspects of from the parents to the child at the time of conception in the mother womb। मदर के वॉम में कंसेप्शन के टाइम पे जो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल, सोसाइटिकल, मोरल या फिर हेरिडिटी। तो हेरिडिटी। नेक्स्ट इज the context of nature nurture debate, which one of the following statement seems appropriate to you। देखो बेटा इसमें आ गया है नेचर एंड नर्चर डिबेट, ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है। नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट वोज characters can be molded by the environment into any shape। Second is environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined, ये भी नहीं है। Heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development। So ये है heredity and environment। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है इनसेपरेबली इंटरवॉन है एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है दूसरे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जैसे हम बूंद देते हैं कपड़े को, एंड दोनों ही डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं।
फिर भी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू व्हाट दे हैव वुड बी लाइक रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर एनवायरनमेंट दे गो। नहीं, ये नहीं कि बच्चा जो है जेनेटिकली पहले से ही पता होता है बच्चा कैसे होने वाला है जेनेटिकली, ना कि उसके इन्वायरमेंट का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये आंसर क्या है? गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉलेज of dash and the environment is very much essential for a teacher in dealing with all kinds of children. The knowledge of dash and the environment, environment आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? heredity. The knowledge of heredity and the environment is very much essential for a teachers in dealing with all kind of children. हर एक बच्चे से डील करने के लिए टीचर को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें टीचर को पता होना चाहिए कि कुछ कैरेक्टर्स बच्चे को हेरिडिटी में मिला है, कुछ उसके इन्वायरमेंट का असर है जिससे बच्चा जिस प्रकार का डेवलप हुआ है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे क्लासरूम में एक अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब बेटा बच्चे को बैड वर्ड अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना जो है हेरिडिटी से तो नहीं मिलता है, वो बच्चे के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बच्चे जो होते हैं हेरिडिटी से ही बच्चे कुछ फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा रनिंग में और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेट कर पाता है, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट वो देते हैं। तो टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ एक बच्चे के हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का उस पर कितना असर पड़ता है। कुछ बच्चे का IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उस बच्चे को फोर्स करना कि नहीं आप भी टॉप करो, आप भी 100% नंबर लेके आओ, तो ये भी गलत है। टीचर को बच्चे के एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ये नॉलेज हो कि बच्चे की ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, ताकि वो अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट इज बाय जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड। बोल रहे हैं कि जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को हम किस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल, या फिर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट इज effect of heredity on a particular behavior is indicated when। जो इफेक्ट होता है हेरिडिटी का पर्टिकुलर बिहेवियर पे, वो किस चीज़ वो इंडिकेट करता है? कब? फ्रेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन आइडेंटिकल ट्विंस। ये तो नहीं है। देखो इसने बोला है हेरिडिटी जो है एक बच्चे के बिहेवियर में अफेक्ट करती है, किस बात से ये चीज़ प्रूफ हो रही है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, फिर आइडेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर मोर सिमिलरली देन फ्रेंटिकल ट्विंस। हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? वो सेम ही होती है, वो सेम ऑर्गन से बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका जो बिहेवियर होता है मोर सिमिलर होता है देन फ्रेंटिकल ट्विंस से। देयर इज लिटल सिमिलरिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर बोथ इन आइडेंटिकल फ्रेंटिकल ट्विंस। ये तो बिल्कुल गलत है। बोथ फ्रेंटिकल एंड आइडेंटिकल ट्विंस एक्सप्रेस द बिहेवियर इक्वली, ये भी गलत है। तो दिस वन इज राइट। Which of the following can be defined as the process through which cells carry physical or mental symptoms from parents to their children? बेटा इसके नाम से पता लग रहा है कि पेरेंट्स से किसको मिल रहा है? बच्चे को मिल रहा है फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स। वो कौन सी सेल्स किस में मतलब डिफाइन किया गया, किस प्रोसेस में डिफाइन किया गया? हेरिडिटी में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।